घने जंगल में शाम का सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। सुखिया और भीखन नाम के दो लकड़हारे अपने सिर पर लकड़ियों का गट्ठर रखे हुए जंगल के रास्ते पर चले जा रहे थे। हाँ, क्यों रे भीखन, ये अच्छी गुणवत्ता की लकड़ी की तलाश करते करते लगता है कि हम जंगल की गहराई तक निकल आए हैं। क्यों रे? मैंने तो तुमसे कहा ही था कि हम बहुत अंदर आ गए हैं, सुन लो। नहीं, लेकिन तुम तो मेरी बात ही नहीं मान रहे थे। लो। हाँ रे, तू सही कह रहा था। कसम से कहता हूँ, इतनी देर हो गई चलते 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 चलते, लेकिन अभी तक लगता है कि हम जंगल में ही हैं। सुखिया ने इतना कहा ही था कि तभी उसकी नजर दूर झाड़ियों में चमकती हुई सोने जैसी किरणों पर पड़ी। अरे भीखन, उधर देख, सामने झाड़ियों के करीब कोई वस्तु सोने की किरणों सी जगमगा रही है। देख तो सही। वाह 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 वाह, चल कर जरा देखते हैं, कहीं सोना तो नहीं है। आजा 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 आजा। ये सुनकर भीखन चौंक गया। उसकी आंखों में अचानक लालच की चमक आ गई। आहा, अरे सुखिया भाई, सही कह रहे हो। क्या पता वहाँ पर हमें कोई खजाना मिल जाए और हम देखते ही देखते धनवान हो जाए। चलो चलो चलो, देखे तो सही क्या है वो। दोनों जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए झाड़ियों के पास पहुँचे, मगर जैसे ही वो पास पहुँचे, सामने का दृश्य देखकर उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। झाड़ियों के बीच एक सुनहरा बैल खड़ा था। वो बैल दोनों को घूर रहा था। वाह 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 रे भीखन, देख तो सही, ये तो सोने का बैल है रे। आहा, इस तरह का बैल तो मैंने कभी नहीं देखा सुखिया। सही बताओ, अच्छा भी लग रहा है और डर भी लग रहा है कि पता नहीं ये बैल होगा भी या फिर नहीं। अगले ही पल वो सुनहरा बैल बिजली की गति से दौड़ा और जंगल की गहराई में उनकी आंखों के सामने से ओझल हो गया। अचानक हुई इस घटना से सुखिया और भीखन दोनों डर गए। हैं? ए भीखन, भाग 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 यहाँ से। अरे भाग, मुझे तो यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ मालूम होती है। अरे भाग भाग। दोनों डर के मारे अपना गट्ठर उठाए बिना पीछे मुड़े और दुम दबाकर वहां से भाग गए। इस घटना के कुछ दिन बाद माधव नाम का एक मेहनती लकड़हारा जंगल के किनारे एक पेड़ की लकड़ियां काट रहा था। तभी वहां पर एक दूसरा लकड़हारा आ पहुंचा। अरे माधव, क्या तुमने सुना? पूरे गांव में चर्चा फैली हुई है कि सुखिया और भीखन ने घने जंगल में एक सोने के बैल को देखा है। अरे भैया, ऐसा है, इस घटना की चर्चा कई दिन से चल रही है। और सही बताऊं, मुझे इस तरह की वाहियात बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सुनकर दूसरा लकड़हारा हंसने लगा। अरे क्यों बेवजह अपने आप को थका रहे हो? सुबह से लेकर शाम तक मेहनत से लकड़ियां काटते हो, बाजार में बेचते हो, धन अपने घर तक तो ले नहीं जा पाते। तभी जमींदार अपना ब्याज लेने आ जाता है और तुम पूरे पैसे उसी को दे देते हो। क्यों, काम किसके लिए कर रहे हो? जमींदार के लिए। तो क्या करूं? कुछ समय पहले जब मेरी पत्नी बीमार हुई थी, तब मेरे पास धन नहीं था और उस समय जमींदार से कर्ज लेकर आया था। तब से उसका कर्ज चुका रहा हूं, लेकिन उसका कर्ज है कि खत्म होने का नाम नहीं लेता। इतना कहकर माधव फिर से पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने लगा और वो दूसरा लकड़हारा वहां से चला गया। कुछ देर बाद माधव लकड़ियों का गट्ठर लेकर बाजार चला गया और उन्हें बेचने के लिए खड़ा हो गया। तभी एक ग्राहक उसके पास आया। हाँ भाई माधव, तुम्हारी लकड़ियों की गुणवत्ता तो काफी अच्छी है। यह बताओ कितने की है? भैया, मैं तुम्हें कम कीमत में दे दूंगा। मान के चलो 10 सिक्के मुझे दे दो और लकड़ियां ले जाओ। हाँ, ये लो। ग्राहक ने तुरंत 10 सिक्के माधव को दे दिए और लकड़ियां लेकर वहां से चला गया। माधव खुश होकर
उन 10 सिक्कों को लेकर अपने घर जाने ही वाला था कि तभी वहाँ जमींदार आ गया। हाँ, जमींदार है नाम मेरा, पाई पाई वसूल करना काम मेरा। हाँ, क्यों रे माधव, बता, ला दे, आज का मेरा ब्याज मुझे दे, ला। ये सुनकर माधव क्रोधित हो गया। है जमींदार, क्या करते हो? मैंने तुमसे थोड़ा सा कर्ज लिया था, तब से रोज मेरी मेहनत की कमाई ले जाते हो, और तुम्हारा कर्ज है कि वही का वही है, कुछ कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जमींदार भी क्रोधित हो गया। अरे तो मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मैं बहुत ज्यादा ब्याज वसूलता हूँ, लेकिन तुमने कहा आहा आहा आहा, पैसे दे दो मैं ब्याज दे दूंगा। उस समय तो तुमको कोई आपत्ति नहीं थी, अब चुकाने का समय आया तो नखरे नौटंकी कर रहे हो, हैं? माधव ने मजबूरी में अपने 10 सिक्कों में से 8 सिक्के जमींदार को दे दिए। जमींदार खुश होता हुआ वहाँ से चला गया और माधव के हाथ में केवल 2 सिक्के ही बचे। कुछ देर बाद माधव अपने घर पहुँचा। घर पहुँचते ही उसकी पत्नी गौरी उससे नाराज होकर बोली, तुमसे कहा था कि रसोई में अनाज समाप्त होने की कगार पर है और तुम आज भी खाली हाथ आ गए। माधव ने चुपचाप 2 सिक्के गौरी के हाथ में रख दिए। अब तुम ही बताओ, इन 2 सिक्कों में अनाज लेकर आऊं, सब्जी लेकर आऊं, क्या लेकर आऊं, बताओ। ये सुनकर गौरी क्रोधित हो गई। मुझे क्यों बता रहे हो? घर को चलाना तुम्हारा काम है। माधव भी क्रोधित हो गया। ए गौरी, तुम मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी तरह से जानती हो। मैं जितना भी कमाता हूँ, जमींदार सारी रकम छीन कर ले जाता है, और जमींदार से कर्ज भी मैंने तुम्हारी बीमारी के इलाज के लिए ही लिया था, कोई अपने मौज मस्ती के लिए नहीं लिया था। अगले दिन माधव नाराज होकर अपने घर के बाहर कुल्हाड़ी लेकर एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। तभी माधव के पड़ोसी मनोहर चाचा वहाँ आ गए। अरे माधव, क्या बात है भाई, आज तू जंगल में लकड़ियां काटने नहीं गया, और ये तेरे चेहरे पर ये उदासी कैसी है? अब तो लकड़ियां काटने का मन ही नहीं करता चाचा। माधव की ये बात सुनकर मनोहर चाचा चौंक गए। अरे अरे अरे, क्या बात है बेटा, ये बुझी बुझी सी बातें क्यों कर रहा है, क्या हुआ? अब बुझी हुई बातें नहीं करूंगा तो और कैसी बातें करूंगा चाचा। दिन भर मेहनत से लकड़ियां काटता हूँ, शाम को जमींदार मेरा सारा धन छीन कर ले जाता है। अब बताइए भला, दिन भर मेहनत करने के बाद भी मेरे पास केवल 2 सिक्के बचते हैं। अब इन 2 सिक्कों से क्या होता है? इन 2 सिक्कों से न जाने कितने दिनों से अपना घर चला रहा हूँ। अब तो पत्नी भी रोज रोज मुझसे झगड़ा करने लगी है। मनोहर चाचा गहरी सोच में डूब गए। चलो कोई बात नहीं, चिंता मत कर बेटा, सबका समय बदलता है, तेरा भी समय जरूर बदलेगा। हाँ। ये सुनकर माधव की आंखों में आंसू आ गए। मुझ जैसा अभागा संसार में शायद ही कोई होगा। अरे ए पगले, ऐसा नहीं कहते रे, खुद को अभागा कभी मत समझना माधव। मेरा विश्वास है कि तू बड़ा ही तकदीर वाला निकलेगा। और हाँ, ये दूसरी बात है कि तेरा समय खराब चल रहा है बेटा, लेकिन हर रात के बाद सुबह होती है, तेरे जीवन की भी सुबह जरूर होगी, और देखना उस दिन ये सारा गांव कहने पे मजबूर हो जाएगा कि माधव बड़ा ही तकदीर वाला है। ये सुनकर माधव के होठों पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। बस मनोहर चाचा, आपकी इन्हीं बातों की वजह से मुझे कुछ हिम्मत मिल जाती है और हौसला बढ़ जाता है। मनोहर चाचा मुस्कुराते हुए वहाँ से चले गए और कुछ देर बाद माधव फिर से कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर चल पड़ा। शाम को जब माधव वापस अपने घर आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। उसी समय उसकी सास भी वहाँ मौजूद थी। अरे सासू माँ, आप? बस दोपहर को ही आई हूँ और अपनी बिटिया को यहाँ से ले जा रही हूँ।
ये सुनकर माधव चौंक गया। क्या बात, ऐसे मत कहिए। अगर गौरी चली जाएगी तो फिर मैं क्या करूंगा? माधव की सास क्रोधित हो गई। वैसे भी तुम करते क्या हो? दिन भर लकड़ियां काटते हो और शाम को सारी मजदूरी जमींदार को पकड़ा देते हो। मैं अपनी बेटी को इस तरह घुट घुट कर जीते हुए नहीं देख सकती। माधव की आंखों में आंसू आ गए। सासू माँ, आपकी पुत्री जब बीमार हुई थी तो उसके इलाज के लिए मैंने जमींदार से कर्ज लिया था और आज तक वही कर्ज चुका रहा हूँ, उसमें भी ब्याज चुका रहा हूँ, मूल तो चुका ही नहीं पा रहा हूँ। ये सुनकर गौरी की माँ और भी क्रोधित हो गई। तो तुम इस संसार के पहले व्यक्ति नहीं हो जिसने किसी से कर्ज लिया हो। बहुत से पति अपनी पत्नियों के लिए कर्ज लेते हैं, लेकिन वो सही समय पर उसे चुका भी देते हैं। लेकिन तुम मेहनत करना ही नहीं चाहते, केवल इतनी ही लकड़ियां काटते हो जो केवल 10 सिक्कों में बिक सके। 8 सिक्के जमींदार को दे देते हो और 2 सिक्के मेरी बेटी के हाथ में पकड़ा देते हो और कहते हो घर चलाओ। मैं तुमसे पूछती हूँ, 2 सिक्कों में तुम घर चला सकते हो क्या? मैंने तो सुना था कि पत्नी पति के सुख दुख में साथ देती है। ये सुनकर माधव की सास और क्रोधित हो गई। जब तुम बहुत अधिक धनवान बन जाना तभी मेरी बेटी को लेने आना, उससे पहले अपने ससुराल आने की कोशिश मत करना। इतना कहकर गौरी की माँ ने गौरी का हाथ पकड़ा और उसे लेकर वहाँ से चली गई। माधव की आंखों में आंसू आ गए और वो चारपाई पर बैठकर रोने लगा। कुछ देर बाद वो लेट गया। बुजुर्गों की कहावत बिल्कुल सही है, बुरा समय आने पर परछाई भी साथ छोड़ देती है। अगले दिन सुबह माधव अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में चला गया। सुबह से लेकर शाम तक वो लगातार मेहनत से लकड़ियां काटता रहा। शाम होने पर उसने लकड़ियों का गट्ठर बनाया और उसे अपने सिर पर रखा ही था कि तभी उसके मन में एक विचार आया। उसने अचानक लकड़ियों का गट्ठर जमीन पर फेंक दिया। अरे बाजार जाके क्या करूंगा? इन्हें बेचूंगा तो जमींदार आएगा और ब्याज के नाम पे सारा धन ले जाएगा। घर पर भी अब कोई नहीं है। अरे धन ले जाकर भी क्या करूंगा? मुझे अब कुछ भी करके जमींदार का पूरा कर्ज चुकाना ही होगा। एक काम करता हूँ, जंगल की गहराई में जाता हूँ और लकड़ियां काटता हूँ। ये विचार मन में आते ही माधव ने कुल्हाड़ी लेकर जंगल की गहराई की ओर कदम बढ़ा दिए। तभी माधव की नजर दूर झाड़ियों पर पड़ी, जहाँ से सुनहरे रंग की किरणें चमक रही थीं। अरे ये क्या? ऐसा लग रहा है जैसे झाड़ियों में कोई सोने की वस्तु रखी हुई है जो सोने की किरणों से जगमगा रही है। मुझे जाकर देखना चाहिए। देखता हूँ भला क्या है। इतना कहकर माधव धीरे धीरे झाड़ियों के पास जा पहुंचा। जैसे ही वो झाड़ियों के नजदीक पहुंचा, उसने देखा कि एक सोने का बैल खड़ा उसे घूर रहा था। उसका पूरा शरीर सोने की तरह चमक रहा था, लेकिन माधव की आंखों में जरा भी भय नहीं था। ओ, इसका मतलब सुखिया और बीखन ने जो घटना गांव वालों को बताई थी वो सत्य थी। बाप रे, सोने के बैल का अस्तित्व जंगल में वास्तव में मौजूद है। दादा रे दादा। अगले ही पल वो सोने का बैल जंगल की गहराई की ओर दौड़ पड़ा। माधव भी तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ा। बैल तेजी से जंगल के अंदर भागता रहा, लेकिन माधव ने अपने कदम नहीं रोके। कुछ देर बाद वो सोने का बैल जंगल में बने एक पुराने मंदिर के पास जाकर रुक गया और माधव भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंच गया। सोने का बैल मुड़ा और माधव की ओर देखने लगा। तुमसे पहले जितने भी मनुष्यों ने मुझे देखा वो सब डर की वजह से भाग खड़े हुए, लेकिन तुम वास्तव में बड़े ही बहादुर नौजवान हो। तुम सच में बड़े ही तकदीर वाले हो, क्योंकि मुझसे कहा गया था कि मेरा पीछा करने वाला कोई तकदीर वाला होगा
जो अंदर से नेक और अच्छा मनुष्य होगा। ये सुनकर माधव चौंक गया। हे भगवान, तुम मनुष्य की आवाज में बात कैसे कर सकते हो? कितनी विचित्र बात है। मुझे मनुष्य की आवाज में बात करते हुए देखकर तुम चौंक गए, लेकिन मुझे सोने का बना हुआ देखकर तुम नहीं चौंके। तुम्हारी आंखों में लालच की परछाई भी नहीं लहराई। सोने का बैल कुछ क्षण तक माधव को देखता रहा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अच्छा, लेकिन तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो, बताओ। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम इस समय गरीबी, तंगहाली और कर्ज से जूझ रहे हो। इतना कहकर सोने के बैल ने अपने खुर से जमीन के एक स्थान पर चोट मारी। इसे खोदो, इसमें से जो निकलेगा उसे ले लो। माधव चुपचाप उस स्थान पर गया और जमीन खोदने लगा। कुछ देर बाद उसे रंग बिरंगी किरणों से चमकती हुई एक कुल्हाड़ी मिली। ये कुल्हाड़ी साधारण कुल्हाड़ी नहीं है, बल्कि एक जादुई कुल्हाड़ी है। इस कुल्हाड़ी को जिस वृक्ष पर भी तुम चलाओगे, अगर उस वृक्ष के नीचे कोई खजाना दबा होगा, तो वो वृक्ष स्वयं बता देगा कि मेरे नीचे खजाना दबा हुआ है, और तुम देखते ही देखते धनवान बन जाओगे। इतना कहकर सोने का बैल वहां से जंगल की अंधेरी गहराइयों में गायब हो गया। माधव उस जादुई कुल्हाड़ी को लेकर चुपचाप अपने घर लौट आया। अगली सुबह माधव सोकर उठा ही था कि तभी वहां जमींदार आ गया। हाँ माधव, कल मैं बाजार में तेरा इंतजार करता रहा, तू कल बाजार में पहुंचा ही नहीं। ला, कोई बात नहीं, ला मेरा ब्याज मुझको दे दे। जरूर तू दूसरे गांव में लकड़ियां बेचकर आया होगा। ला भाई ला। कल मैंने लकड़ियां काटी जरूर थी, लेकिन बेच नहीं पाया, जंगल में ही छोड़ आया। और आज मैं तुम्हारा ब्याज दे दूंगा, चिंता मत करो। याद रखना, आज पूरे 18 सिक्के देने पड़ेंगे तुम्हें। क्या कहा मैंने? जमींदार नाम मेरा, पाई पाई वसूल करना काम मेरा। इतना कहकर जमींदार वहां से चला गया। कुछ देर बाद माधव जादुई कुल्हाड़ी लेकर जंगल पहुंचा। वहां उसे एक बहुत पुराना और विशाल वृक्ष दिखाई दिया। माधव ने उस वृक्ष पर कुल्हाड़ी चलाई। अगले ही पल वृक्ष के नीचे से आवाज आई। मेरे नीचे बहुत पुराने समय के राजा का खजाना दबा हुआ है, उसे तुम निकाल सकते हो। ये सुनकर माधव तुरंत उस पेड़ के नीचे खुदाई करने लगा। कुछ देर बाद उसे जमीन के अंदर एक बक्सा मिला। माधव ने वो बक्सा खोला तो उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। अरे मैं तो वास्तव में बहुत ज्यादा धनवान बन गया। ये अब मैं जमींदार का कर्ज चुका दूंगा। इतना कहकर माधव कुल्हाड़ी और बक्सा लेकर अपने घर लौट आया। अगली सुबह जमींदार फिर माधव के घर पहुंचा। अरे माधव, मैं कल भी बाजार में तेरा इंतजार करता रहा और तू कल भी नहीं आया। जानता है, अब तुझे पूरे 24 सिक्के ब्याज में चुकाने पड़ेंगे, समझा? माधव तुरंत 2 सोने के सिक्के जमींदार के हाथ में रख देता है। अरे ये लो जमींदार, वैसे तो एक सोने का सिक्का ही तुम्हारा कर्ज ब्याज सहित चुका देगा, लेकिन एक सोने का सिक्का मेरी तरफ से रखो अपने पास। और हाँ, आज के बाद यहाँ कभी मत आना। मैंने तुम्हारा सारा कर्ज चुका दिया है और तुम्हें ब्याज भी दे दिया है, तो हमारा और तुम्हारा हिसाब खत्म। सोने के सिक्के देखकर जमींदार चौंक गया। ये बता, तेरे पास ये सोने का सिक्का कहाँ से आया? तुम्हें इससे क्या मतलब कि मेरे पास ये सोने का सिक्का कहाँ से आया? तुम्हें तुम्हारा कर्ज लेने से मतलब था, जो तुम्हें मिल चुका है। और अब चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ, निकलो यहाँ से,
पाई पाई वसूल करना काम मेरा। निकलो, अरे जाओ तुम। ये सुनकर जमींदार क्रोधित हो गया और गुस्से से पैर पटकता हुआ वहाँ से चला गया। जमींदार के जाते ही माधव तैयार होने लगा। हाँ, चलो अब मैं अपनी पत्नी को बुला लाता हूँ। इतना कहते ही माधव अचानक रुक गया और गहरी सोच में डूब गया। नहीं 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 नहीं, जो बुरे समय पर मेरा साथ छोड़कर चली गई, अब अच्छे समय पर उसे बुलाने तो नहीं जाऊंगा। समय ऐसे ही बीतने लगा। देखते ही देखते माधव की टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक आलीशान हवेली खड़ी हो गई। अब माधव पूरे गांव में धनवान बन चुका था। वो गांव के गरीब लोगों की मदद करने लगा। एक दिन जमींदार अपनी हवेली में बैठा गहरी सोच में डूबा हुआ था। तभी उसका नौकर रामू वहां आ गया। अरे जमींदार जी, क्या हुआ? आप तो हमेशा हंसते हंसते बोला करते थे, पाई पाई वसूल करना काम मेरा। अब ऐसी पाई पाई वसूल हुई है कि आपकी पूरी चारपाई हिल गई है। आज आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? ये सुनकर जमींदार क्रोधित हो गया। अरे बकवास बंद कर रे रामू, तू अच्छी तरह से जानता है मेरा मुंह क्यों लटका हुआ है। कल तक ये पूरा गांव मेरा कर्जदार था, हर कोई मुझसे दबकर बात करता था। लेकिन जब से वो माधव ससुरा धनवान बना है, उसने सारे गांव वालों का कर्ज चुका दिया है। अब तो गांव में कोई भी मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करता है। ये सुनकर रामू हंसने लगा। तभी वहाँ जमींदार की पत्नी कौशल्या आ गई। बस इतनी सी बात पर तुम गुस्सा हो रहे हो? सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि जो गांव वाले कल तक तुम्हारी हवेली के सामने कर्ज लेने के लिए बैठे रहते थे, आज वही लोग माधव की हवेली में बैठे रहते हैं। और तो और माधव उनसे कोई ब्याज भी नहीं लेता। सुनने में तो यहाँ तक आया है कि वो साफ कह देता है कि अगर हो जाए तो चुका देना, और अगर नहीं हो पाए तो वो उधार दिया हुआ धन माफ कर देगा। ये सुनकर जमींदार का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जरूर उसके हाथ कोई ऐसी चीज लग गई है जिससे वो अचानक से इतना धनवान बन गया, वरना मैं ये मान ही नहीं सकता कि वो 2 कौड़ी का लकड़हारा जो बड़ी मुश्किल से मेरा ब्याज चुका पाता था, इतना धनवान बन सकता है। ना 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 ना, कोई न कोई तो चक्कर जरूर है, जरूर। रामू गहरी सोच में डूब गया। ये तो आप बिल्कुल ठीक रहे हो जमींदार। मुझे लगता है कि हमें माधव पर नजर रखनी चाहिए। जमींदार ने रामू की ओर देखा। आज जीवन में पहली बार तूने अकलमंदी की बात कही है रामू। उस दिन से जमींदार और उसका नौकर रामू माधव पर गहरी नजर रखने लगे। एक दिन दोनों ने देखा कि माधव घने जंगल में एक रंग बिरंगी किरणों से चमकती हुई कुल्हाड़ी को एक वृक्ष पर मार रहा था। जैसे ही कुल्हाड़ी वृक्ष पर लगी, तभी वृक्ष के अंदर से आवाज आई, मेरे नीचे एक प्राचीन खजाना दबा हुआ है, उसे तुम निकाल सकते हो। ये सुनकर जमींदार चौंक गया। ए रामू, तूने कुछ सुना? जमींदार, मैंने सब कुछ सुना और देखा भी। आपने वो कुल्हाड़ी नहीं देखी? कैसी रंग बिरंगी किरणों से जगमगा रही है। उसने जैसे ही कुल्हाड़ी वृक्ष पर मारी, वृक्ष के अंदर से आवाज आने लगी, यहाँ खजाना दबा है, खोद के निकाल लो भैया। जमींदार गहरी सोच में डूब गया। समझ गया, इसका मतलब ये कुल्हाड़ी जिस वृक्ष पर पड़ती है, अगर उसके नीचे कोई खजाना दबा हो तो वृक्ष बता देता है। इसी वजह से माधव ससुरा इतना अमीर बन गया। हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। तो अब तू ही बता, मुझे क्या करना चाहिए? ये कैसी बातें कर रहे? अब मैं आपको बताऊं कि आपको क्या करना है? तो फिर आपको जमींदार किसने बनाया? अरे, माधव की कुल्हाड़ी को चोरी करना होगा। जमींदार मुस्कुराने लगा।
आज जीवन में तूने दूसरी बार अकलमंदी की बात कही है। शाम को माधव अपने घर लौट आया और अपनी हवेली में गहरी नींद सो गया। रात के सन्नाटे में चुपके से जमींदार और उसका नौकर रामू माधव की हवेली में घुस गए। दोनों धीरे धीरे कदम रखते हुए अंदर पहुँचे और माधव की जादुई कुल्हाड़ी उठा ली। हाँ, चलो रामू, अब ये कुल्हाड़ी हुई मेरी। आराम से चल चल चल। इतना कहकर जमींदार और रामू चुपके से हवेली से बाहर निकल गए। अगली सुबह जब माधव की आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी जादुई कुल्हाड़ी गायब थी। माधव ने पूरी हवेली में कुल्हाड़ी तलाश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। हैं? सुबह तो कुल्हाड़ी यही रखी थी, आखिर यहाँ से वो जा कहाँ सकती है? ओ, जरूर रात में कोई चोर मेरी हवेली में घुसा है। माधव हवेली के बाहर निकल गया। माधव अपनी हवेली के बाहर गया ही था कि तभी वहाँ मनोहर चाचा मिल गए। अरे माधव, क्या बात है बेटा, तू इतनी चिंता में क्यों है? माधव ने मनोहर चाचा को सारी घटना बता दी। अरे माधव बेटा, कल शाम को मैंने देखा था कि तेरी हवेली के आसपास जमींदार और उसका नौकर रामू टहल रहे थे। इतना कहकर मनोहर चाचा वहाँ से चले गए। उधर जमींदार अपने नौकर रामू के साथ बैठा हुआ था। आहा, ये रामू, अब तकिया कलाम बदल जाएगा। जमींदार नाम मेरा, धनवान बनना काम मेरा। अब देखना, मैं इस संसार का देखते ही देखते सबसे धनवान व्यक्ति बन जाऊंगा। तभी वहाँ माधव आ गया। ओ, तो तुम अब चोर भी बन गए जमींदार। लाओ, सीधी तरह से ये कुल्हाड़ी मुझे वापस करो। लाओ। अरे तेरी कुल्हाड़ी? क्या इस कुल्हाड़ी पर तेरा नाम लिखा है क्या? तेरी कुल्हाड़ी। जमींदार, वो दिन हवा हो गए जब तुम्हारा दबदबा और रौब गांव वालों पर चला करता था। लाओ, कुल्हाड़ी सीधी तरह से मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लाओ चुपचाप। ये सुनकर जमींदार और रामू दोनों चौंक गए। ये जमींदार जी, ये माधव के तेवर तो बड़े बदले बदले से लग रही है, और अब माधव के साथ पूरे गांव वालों का समर्थन है। अगर माधव ने बवाल खड़ा कर दिया तो पूरा गांव एकजुट हो जाएगा और आप पड़ जाओगे अकेले। हैं? अरे तो फिर तू ही बता, हमें क्या करना चाहिए? करना क्या है? ये मैं तो कहता हूँ इस कुल्हाड़ी को लेकर यहाँ से भाग जाना है, वो भी जंगल की तरफ। अरे वाह 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 वाह, आज तूने पहली बार अकलमंदी की बात की है। इतना कहकर जमींदार माधव की ओर देखने लगा। हाँ, तो कुल्हाड़ी चाहिए तो पहले मुझे और रामू को पकड़ के दिखाओ। रुको। इतना कहकर जमींदार और रामू हवेली से बाहर निकलकर जंगल की ओर भागने लगे। माधव क्रोधित हो गया और उनके पीछे दौड़ पड़ा। जमींदार और रामू भागते भागते जंगल की गहराई तक पहुंच गए। अरे हे रामू, अरे बस रे, अब और भागा नहीं जाता। अरे मेरे भी पैर जवाब दे चुके हैं। अरे आउच। तभी रामू ने पीछे मुड़कर देखा। जमींदार, माधव इधर ही आ रहा है, वो देखो। अरे आखिर ये माधव खाता क्या है? अब तू ही बता कि हम क्या करें, हैं? रामू इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर दूर जंगल में बने एक पुराने मंदिर पर पड़ी। जमींदार, सामने एक मंदिर है, एक काम करते हैं, हम दोनों उस मंदिर के अंदर छुप जाते हैं, चलो। अरे वाह 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 वाह, आज तूने पहली बार अकलमंदी की बात की है। चल आजा। दोनों दौड़ते हुए मंदिर के अंदर घुस गए, लेकिन जैसे ही जमींदार और रामू अंदर पहुँचे, सामने का दृश्य देखकर दोनों चौंक गए। एक सोने का बैल खड़ा उन्हें घूर रहा था।
जमींदार, ये तो सोने का बैल है। तभी माधव भी मंदिर के अंदर पहुंचा। हैं? अरे ये तो यहाँ तक आ गया, अब क्या करें? जमींदार, माधव बहुत अच्छा इंसान है। अगर इससे बचना है तो हमें अपनी ढाल इस सोने के बैल को बनाना होगा। मतलब ये कि हमें माधव से कहना होगा, अगर वो यहाँ से नहीं गया तो हम इस सोने के बैल को नुकसान पहुंचा देंगे। हाँ, आज तूने पहली बार। बस बस बस, आगे मत बोलना, जल्दी से माधव को यहाँ से भगाओ, चलो। जमींदार क्रोधित होकर माधव की ओर मुड़ा। यहाँ से चले जाओ माधव, नहीं तो मैं इस सोने के बैल को मार दूंगा। हाँ। जमींदार, उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करना, और वो कुल्हाड़ी चुपचाप मुझे दे दो, मैं कह रहा हूँ मुझे दे दो। लेकिन जमींदार सोने के बैल को मारने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही उसने प्रहार करने की कोशिश की, माधव ने तुरंत आगे बढ़कर वो प्रहार अपने ऊपर ले लिया। अगले ही पल मंदिर के अंदर एक तेज प्रकाश फैला। सोने का बैल रंग बिरंगी किरणों के बीच एक सुंदर राजा में परिवर्तित हो गया। हैं? अरे रामू, ये तो इस राज्य के राजा हुकुम सिंह है। राजा हुकुम सिंह ने क्रोधित अवस्था में जमींदार और रामू की ओर देखा। और तुम दोनों की बकवास में काफी समय से सुन रहा हूँ। वो कुल्हाड़ी सीधी तरह से हमारे हवाले कर दो, लाओ। जमींदार डर गया और कांपते हाथों से कुल्हाड़ी राजा हुकुम सिंह को दे दी। राजा हुकुम सिंह ने वो कुल्हाड़ी माधव को देते हुए कहा, ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है, लो। लेकिन महाराज, आप सोने के बैल से राजा में कैसे बदल गए? मैं ही राजा हुकुम सिंह हूँ। कुछ समय पहले हमें पता चला कि इस मंदिर में एक जादुई कुल्हाड़ी है। हम इस जादुई कुल्हाड़ी को पाने के लालच में यहाँ पहुँचे और हमने उसे हासिल भी कर लिया। लेकिन तभी इस मंदिर के देवता ने मुझे दर्शन दिए और कहा कि इस कुल्हाड़ी को वहीं रख दो जहाँ से इसे मैंने निकाला है, क्योंकि ये कुल्हाड़ी केवल उसी मनुष्य के लिए है जो लालच से मुक्त हो। लेकिन मेरा मन सांसारिक मोह माया से घिरा हुआ था। उन्होंने कहा कि अगर मैं इस कुल्हाड़ी का उपयोग करूंगा तो मैं श्रापित हो जाऊंगा। हाँ, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी और मैं श्रापित होकर सोने के बैल में बदल गया। राजा हुकुम सिंह कुछ क्षण रुक गए। फिर मंदिर के देवता ने कहा कि जब तक कोई सच्चा और नेक मनुष्य इस कुल्हाड़ी का सही उपयोग नहीं करेगा और मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में नहीं डालेगा, तब तक मैं इस श्राप से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। और आज तुमने मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाल दी, इसीलिए मैं इस श्राप से मुक्त हो गया। ये सुनकर माधव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। इधर जमींदार और रामू डरते हुए राजा हुकुम सिंह के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अब हमको क्षमा कर दीजिए महाराज, गलती हो गई हमसे। हमसे भी गलती हो गई महाराज, गलती। राजा हुकुम सिंह ने क्रोध भरी नजरों से दोनों को देखा। मैं कहता हूँ दफा हो जाओ यहाँ से, और याद रखना, अगर आज के बाद तुमने कोई भी गलत काम किया तो मैं तुम्हें कारागार में बंद करवा दूंगा। निकलो यहाँ से। ये सुनते ही जमींदार और रामू डर के मारे वहाँ से भाग गए। माधव, चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने महल में ले जाना चाहता हूँ, आओ। कुछ देर बाद राजा हुकुम सिंह माधव को अपने राजमहल ले गए। महल के अंदर पहुँचते ही राजा की सुंदर पुत्री राजकुमारी चंद्रा अपने पिता को देखकर दौड़ती हुई आई। पिताजी, मुझे तो लगता था कि आप कभी वापस नहीं आएंगे। राजा हुकुम सिंह ने पूरी घटना राजकुमारी चंद्रा को बताई। फिर उन्होंने माधव की ओर देखा। माधव, हम अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करना चाहते हैं और तुम्हें इस राज्य का राजा बनाना चाहते हैं। ये सुनकर माधव थोड़ा झिझक गया। लेकिन महाराज, मैं तो पहले से विवाहित हूँ। राजा हुकुम सिंह मुस्कुराए। तो क्या हुआ, राजा महाराजा अक्सर एक से अधिक विवाह करते हैं।
इसमें क्या समस्या है? कुछ ही दिनों बाद पूरे राज्य में धूमधाम से माधव और राजकुमारी चंद्रा का विवाह संपन्न हुआ। माधव अब इस राज्य का नया राजा बन गया। राजा बनने के बाद माधव ने अपनी पहली पत्नी गौरी को भी महल बुलाया। तुम्हारी माँ ने कहा था जब मैं बहुत धनवान बन जाऊं तभी मैं तुम्हें बुलाने आऊं। अब मैं इस राज्य का राजा बन गया हूं, लेकिन याद रखना अब मेरी एक और पत्नी भी है। कोई बात नहीं, मैं अपना सारा जीवन आपकी आज्ञा में बिताऊंगी और अब मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी।